मित्रों, ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि जो हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो ज्यादा पीड़ादायक है या जो योगी सरकार का रवैया है वो ज्यादा पीड़ादायक है। पीड़ितों को तो प्रताड़ित किया जा रहा है और जो आरोपी हैं उनको संरक्षित। सरकार पूरी तरह से अपनी सुरक्षा और अपनी बचाव में लगी है और पीड़ित परिवार भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसी विषय पर है हमारी आज की विशेष पत्रवार्ता। मैं स्वागत करता हूँ हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद एवं प्रभारी जम्मू कश्मीर आदरणीय रजनी पाटिल जी का। मैं आग्रह करता हूँ महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद सुश्री सुष्मिता देव जी का और हमारे प्रवक्ता सुप्रिया सिंह जी का। मैं आग्रह करूंगा सुष्मिता देव जी से वो शुरू करें। नमस्कार। आज मेरे साथ पूर्व सांसद और एआईसीसी के प्रभारी रजनी पाटिल जी हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। किस लिए? आज ठीक 7 दिन पहले हाथरस की बेटी की मृत्यु हुई थी और 14 सितंबर से लेकर उसकी मृत्यु तक किस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस केस को हैंडल किया, इसको पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस पार्टी लगातार शुरू से कह रही है कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्याय नहीं किया, बार बार अन्याय किया। जो भी कदम उठाया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हुआ हो, चाहे वो सफदरजंग हॉस्पिटल में हुआ हो, चाहे वो एसआईटी के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी से हुआ हो, हर कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ एक उद्देश्य से उठाया, इस पूरे मामले को दबाने के लिए उठाया हर कदम। और आज इसका पर्दा फाश हो गया, दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया। जो चीज हम चीख चीख के चिल्ला कर आज हर मंच से कह रहे थे, जो देश की जनता जंतर मंतर से लेकर उत्तर प्रदेश तक कह रही थी, वो आज सच साबित हो गया। क्यों? आप सब अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक अर्जी डाली गई है। ये क्या रहस्य है कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मैटर को देख रही है? दूसरा सवाल, ये क्या रहस्य है कि पीआईएल जिसने डाला उसका वो पिटीशन लिस्टेड भी नहीं है, नोटिस भी नहीं हुआ, पर उत्तर प्रदेश की सरकार 136 पेज का एक एफिडेविट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में डाल देती है नोटिस होने से पहले। ये क्या रहस्य है? इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी ना करके आपके ऊपर छोड़ती हूं कि किस तरह से इस चीज को बार बार हर कदम जो उठाया जा रहा है, हाथरस की इस घटना को दबाने के लिए उठाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, हमने कभी नहीं देखा कि कोई सरकार, किसी प्रदेश की सरकार लिखित में, किसी प्रदेश की सरकार लिखित में ऑन ओथ, जो ओथ होता है एफिडेविट में, इतना बड़ा झूठ बोले। इस एफिडेविट में जितनी भी बातें उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑन ओथ कहा है, सारी सफेद झूठ है। और पूरे देश ने जब से हाथरस की बेटी की मृत्यु हुई है, टेलीविजन के माध्यम से हमने देखा है। पहली बात, इस एफिडेविट का उद्देश्य सीबीआई इंक्वायरी को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करने का नहीं है। इस एफिडेविट का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। पहला, देश को झूठ बोलना कि यहां बलात्कार हुआ ही नहीं, कि
फॉरेंसिक रिपोर्ट में बलात्कार की बात आती ही नहीं, इस बात को दोहराने के लिए इस एफिडेविट को फाइल किया गया। उससे और शर्मजनक घटना यह है, बात यह है कि इस एफिडेविट का दूसरा उद्देश्य है देश को बताना कि जब पीड़िता की मृत्यु हुई और उसको उसके गांव तक लेके गई एम्बुलेंस में, कि उसका क्रियाक्रम परिवार के सदस्य के सामने हुआ और पूरे रीति रिवाज को मानते हुए कहा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस एफिडेविट में कह रही है यह सरासर सफेद झूठ है। हम सब ने टेलीविजन में देखा आप लोगों की वजह से कि किस तरह से हाथरस की बेटी को जैसे किसी जानवर का भी क्रियाक्रम नहीं होता, एक फायर पे फेंक के केरोसिन डीजल डाल के अंधेरे में जंगल के अंदर खेत के अंदर जलाया जाता है। और आज इस एफिडेविट में 10 नंबर पेज में पैरा नंबर 10 में वो कह देते हैं दैट वी हैव क्रीमेटेड विथ फुल रिचुअल्स। दिस इज अ केस फॉर कंटेम्प्ट माय फ्रेंड्स। देयर शुड बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट against Uttar Pradesh government officer who's filed this. It is shocking. It is shocking that at para 7 page 6 of the affidavit, what are they saying? It's saying that though forensic tests हुए, the samples were then sent to forensic science laboratory Agra for further examination. The hospital has hereafter given its final opinion on the issue and specifically stated in its report that there is no sign suggesting rape. जो जिस लड़की के रीढ़ की हड्डी को तोड़ के जुबान को काट के खेत में फेंक देती है, वो 22 तारीख को होश में आके बोलती है अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कि मेरा गैंग रेप हुआ है। आप खुद कह रहे हैं आपने गैंग रेप का सेक्शन 22 तारीख के बाद डाला और उसी एफिडेविट में आप कह देते हैं कि रेप नहीं हुआ। आदित्यनाथ जी, आपके पाप का घड़ा बहुत भर गया है, हमें शर्म आती है। आज हम कांग्रेस के महिला नेता के हिसाब से नहीं बोल रहे, पर सिर्फ एक भारतीय, इस देश की एक महिला होने के नाते कहते हैं इतनी शर्मजनक घटना और इस तरह का झूठ ऐसे केस में एक सरकार बोल सकती है जिसके प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। We condemn it. We condemn it. The blatant lies in this affidavit of saying there is no rape, that she was cremated with full rituals. It is a shocking day. It is a shocking day for every citizen of this country, and we condemn it. And from this podium, Congress party says this affidavit is nothing. This affidavit is nothing but the culmination of the cover-up that began right from 14 September, and this has culminated into this affidavit. This affidavit is a lie on oath. Adityanath government is blatantly lying, shamelessly lying, and we condemn it. Now I request Rajni Tai to address the media. हाथरस की बेटी की, निर्भया की जिस तरह से दर्दनाक हत्या हुई, उसके साथ तो यही आलम है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन और पुलिस पीड़िता के बजाय आरोपियों के साथ खड़े हैं। पूरी व्यवस्था उन लोगों के पक्ष में है जिन्होंने इन जघन्य अपराध को किए जाने का आरोप किया गया है, और वो लोग इकट्ठे होकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रावण राज का ये एक पूरा सबूत है। बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने, सारा का सारा महकमा उस लड़की के चरित्र हनन करने के लिए एकजुट हुआ है। उसको बदनाम करने के लिए हर संभव दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सही चेहरा सामने आने का काम है। उनकी विकृत मानसिकता का परिणाम है। जो महिलाओं को हीन समझते हैं, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी उनको दोषी ठहराते हैं। आपको मालूम है कि बलिया का विधायक सुरेंद्र सिंह जो कहता है कि लड़कियों को अगर अच्छे संस्कार दे तो रुकेंगे रेप, ये उनकी भाषा है।
आदित्यनाथ कहते हैं कि महिलाओं को अकेले या स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। इतना ही नहीं तो आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो तो कहते हैं कि सिर्फ शहरतों की लिमिटेड है ये रेप की भाषा। और भाजपा का नेता बाबूलाल गौर ने तो ये तक भी कह दिया है कि ढके कपड़े और अच्छे तरह से मंदिर गए तो ये रेप रुक जाएंगे। मुझे एक ही कहना है कि जिस तरह से इस सोच चल रही है भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस की, उसमें कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद ऐसे लोग आज भाजपा के वरिष्ठ नेता बन के काम कर रहे हैं और जो पीड़ित है उनको और दबाया जा रहा है। इस लाचार कानून व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण के चलते महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। आपको मालूम है, इतिहास में हमने देखा तो उन्नाव हो, शाहजहांपुर हो, जिस तरह एक तरह से आरोपियों को बचाने का पूरा कोशिश किए जाते हैं। गुजरात का नलिया कांड, ये भी बहुत बड़ा उदाहरण हम उसका दे सकते हैं। उन्नाव में आज भी भाजपा के सांसद दोषी कुलदीप सेंगर का गुणगान करते नहीं थकते। कठुआ, जम्मू कश्मीर के कठुआ में जहाँ बच्ची के साथ अमानवीय दुष्कर्म हुआ था, वहाँ पे भी भाजपा नेता रैली निकालते हैं उनके समर्थन में, विरोधियों के समर्थन में। और हाथरस जहाँ पूर्व भाजपा विधायक राजवीर पहलवान बाजू में खड़ा रहता है आरोपियों के समर्थन में। मुझे लगता है ये बहुत ही सड़ी हुई मानसिकता का एक बहुत बड़ा रूप हमारे सामने आज इस हादसे में सामने आया है। और जब इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जब उन लोगों को मिलने के लिए आगे आते हैं तो उनके साथ हाथापाई की जाती है, उनको ढकेल दिया जाता है। इतना ही नहीं तो प्रियंका जी के कपड़ों को, वस्त्रों को हाथ लगाने का साहस, दुस्साहस ये लोग करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब भी इस देश में महाभारत से लेकर आप समझिए कि महाभारत में भी जब जब द्रौपदी को वस्त्रों को हाथ लगाया था, महाभारत हुआ था जिसमें हार हुई थी शासनकर्ताओं की। उसके बाद में ममता जी का भी यही उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण की जब महिलाओं का वस्त्रों को हाथ अपमान किया जाता है तो जो शासन करता है वो उसको ख़त्म करते हैं। और वही हाल आदित्यनाथ का होगा। मुझे पक्का यकीन है कि इस इंसिडेंस के बाद, हाथरस के इंसिडेंस के बाद बिल्कुल जब आदित्यनाथ सरकार को बिल्कुल लाले पड़ जाएंगे, उनकी सत्ता लोग ही छीन लेंगे। और प्रियंका जी का और राहुल जी को जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया है उसका बदला जरूर उनका उसका जवाब करारा मिलेगा। यही मुझे कहना है। महिलाओं के साथ इस तरह से छेड़खानी, इससे आगे सहेंगे नहीं, अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुप्रिया जी को कि वो अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता देव जी, रजनीताई जी। मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहती हूं और मैं सबसे पहले, सुष्मिता जी ने उसका अच्छे से जिक्र किया लेकिन उसको संज्ञान में आपके लाना ज़रूरी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गई नोटिस इशू करने से पहले एफिडेविट लेकर, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन नहीं आया है जो एडवोकेट जनरल यूपी के द्वारा आना चाहिए था। अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, उसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है क्योंकि सीबीआई की प्रोब आप इधर मांग रहे हैं, एसआईटी से भी प्रोब करा रहे हैं, सारा अत्याचार कर रहे हैं। ये मैं एक ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती थी। और दूसरा मैं एक ऑन रिकॉर्ड एक बात और रखना चाहती हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ही हूं और आज सवेरे ही वापस लौटी हूं कि जिस तरह से विक्टिम शेमिंग, जिस तरह से उस लड़की को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और उसमें उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उनके आला अधिकारी, भाजपा के तमाम नेता, उनकी पूरी ट्रोल और आईटी सेल की आर्मी लगी हुई है, ये निंदनीय नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक लड़की जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और अब उसको सिर्फ बदनाम करने का दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसमें आला अधिकारी तक शामिल हैं। इस बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं लेकिन मैं एक बार आपके माध्यम से फिर से ये याद दिलाना चाहूंगी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक बार नहीं 50 बार कहा है कि रेप हुआ नहीं है क्योंकि सीमन या जिसको हिंदी में वीर कहते हैं वो मिला नहीं है। उनको शायद 30 साल पुराना और जो पहले उनको कानून पुलिस एकेडमी में पढ़ाया गया था वो याद है, क्योंकि सच तो ये है
कि जो आईपीसी की धारा 375 है वो हमारी सरकार ने निर्भया कांड के बाद 2013 में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बदली थी। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुलनाथ भी कहता है कि रेप के लिए सीमन का मिलना या पीनस पेनिट्रेशन होना अनिवार्य नहीं है, उसकी कोशिश करना भी रेप है। यह लॉ बदल चुका है, शायद एडीजी महोदय को यह लॉ पता ही नहीं है और इसी को बार बार वो विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। जिस लड़की के साथ इतना दुष्चार हुआ उसी को बार बार बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। मैं एक बात आप सबके माध्यम से जरूर लोगों को बताना चाहती हूं और मेरी बात का मुख्य बिंदु यही है, जैसा कि सुष्मिता जी ने इस एफिडेविट के तमाम पहलुओं पे बोला और रजनीताई ने भाजपा और संघ की मानसिकता पे बोला, जब कोई हथकंडा नहीं बचता है यूपी सरकार के पास, जब वो झूठ भी बोलती है अंडर ओथ, पर्जरी जिसको कहते हैं वो भी करने को तैयार है, तो वो एक नया हथकंडा अपनाती है। एक मनगढ़ंत जातीय दंगों की बात करी जाती है और उन्होंने तमामों अपने एफिडेविट और एनेक्सर्स लगाए हैं। उन्होंने अपनी आईटी सेल के माध्यम से ये सबको बताना चाहा है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ये एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत योगी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़े तथ्य बता देती हूं, क्योंकि अपने एफिडेविट में उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं करी है जो भाजपा के नेता, उनके प्रवक्ता, उनके सारे मंत्री कर रहे हैं। इसमें वो कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया जा रहा है और दंगा फसाद कराने की कोशिश करी जा रही है और योगी आदित्यनाथ की छवि खराब की जा रही है। आप में से सब लोग सोशल मीडिया से वाकिफ हैं। मैं सिर्फ 4 सोशल मीडिया हैंडल्स का जिक्र इसलिए करूंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो एक सोशल मीडिया हैंडल की बात करते हैं जिन्होंने कोई कमेंट किया था जिनके 2000 फॉलोवर हैं, वो अगले किसी की बात करते हैं जिनके 900 फॉलोवर हैं, और मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि मैं उनको प्रचारित नहीं करना चाहती हूं इस प्लेटफॉर्म से। वो उसके बाद एक ट्वीट की बात करते हैं जिनके मात्र 14,000 फॉलोवर हैं। तो 900 वाले फॉलोवर, 2000 वाले फॉलोवर, 14,000 वाले फॉलोवर प्रदेश में दंगा फैला सकते हैं, प्रदेश में उनकी छवि धूमिल कर सकते हैं, या उनकी आईटी सेल जो बुरी तरह से परिवार को प्रताड़ित कर रही है और उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वो इसको इल्जाम दे रही है। एक बात और है, नकल में भी अकल की जरूरत होती है, क्योंकि जो ये पूरा एफिडेविट फाइल हुआ है इसका अनेक्शर अगर आप 101 से 127 पढ़ेंगे, पन्ना नंबर 101 से 127, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि इसमें उन्होंने जिक्र किया है। मैं आपको दिखाती हूं, इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि क्या क्या करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की हिंदी में मैं आपसे यहां बात कर रही हूं, हम लोग इस तरह की हिंदी में भी बात नहीं करते। हिंदी भाषी प्रदेश है, हम अपने क्षेत्र में या तो भोजपुरी बोलते हैं या बहुत खालिस हिंदी बोलते हैं। ये खालिस अंग्रेजी में जिन चीजों का उन्होंने वर्णन किया है, ये खालिस अंग्रेजी में उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद फैलाने की बात है। और ये क्यों है ये भी जान लीजिए। ये इसलिए है क्योंकि ये पन्ने जब अमेरिका में नस्लवादी हमलों की बातें चल रही थी, ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट चल रहा था, वहां से कॉपी पेस्ट करके यहां पर लगा दिया गया है। और अब मैं आपको थोड़े साक्ष्य बता देती हूं। पन्ने नंबर 125 पे पढ़िए, लिखा है इफ यू सी ब्लैक पीपल रनिंग रन विद देम। क्या ब्लैक पीपल, क्या अफ्रीकन अमेरिकन यूपी में आके दौड़ रहे हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को धूमिल कर रहे हैं? पहला सवाल है। 126 नंबर पे पढ़िए, प्रोटेक्शन क्या क्या होना चाहिए। N95 मास्क होना चाहिए, प्रॉपर गैस मास्क होना चाहिए। फिर वो कहते हैं गॉगल्स, स्की मास्क एंड स्विमिंग वंस। हाथरस में कौन स्की कर रहा है और कौन स्विमिंग कर रहा है ये आदित्यनाथ बताएंगे हमें, क्योंकि ये अमेरिका से उन्होंने चेप कर यहां पर लगा दिया है। अब आप सुनिए, उसके आगे वो बोलते हैं ट्रीटमेंट, अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज इन इंग्लिश एंड इट सेज बॉयल अ पॉट ऑफ वाटर विद लॉरल लीव्स। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि लॉरल लीव्स होती क्या है। ये लॉरल लीव्स उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद फैलाने वालों के लिए बोला गया है। उसके बाद अब यहां पे मैं बोलती हूं कि उनके सारे प्रशासन की धज्जियां उड़ जाती हैं, उनकी खुद की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि 127 नंबर पेज पर, और हम जरूर आपको बोलेंगे कि आप इनको पढ़िए और इसको फ्लैश जरूर करिएगा। 127 नंबर पेज पे वो कहते हैं इफ यू डिसाइड टू गो प्रोटेस्टिंग,
Please do your research on whether or not the riot you are attending is set up or not. ये Black Lives Matter की बात है। और अब आगे ध्यान से सुनिएगा। In several cases, like in San Diego and Phoenix, for example, जहां तक मेरी नॉलेज है, सैन डिएगो और फिनिक्स अमेरिका की जगहें हैं। अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मूवमेंट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस एफिडेविट को योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है इस एफिडेविट को ही निकालकर बाहर नहीं फेंक देना चाहिए कोर्ट को, उन पर कोर्ट की अवमानना की धारा लगनी चाहिए। एक के बाद एक झूठ बोला उन्होंने, कहीं और पर होने वाले नस्लवादी हमलों को अपने हमले बताया है, और महानुभावों ने 127 नंबर पेज पर NYPD मतलब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ छोड़ दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट न्यूयॉर्क में कानून व्यवस्था देखता है। हाथरस या उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी की और योगी जी की जो सरकार है और उसकी जो उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट पुलिस है, उसी का राज चलता है। तो NYPD इसमें लिखा हुआ है। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप सब मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया के ज्यादा यूजर हैं। मेरा करबद्ध के अनुरोध है कि इसको जरूर बताइए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले में तो झूठ बोला ही गया है, लेकिन यूएस से उठा के तथ्य यहां लगाए गए हैं। इस पर मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूं और आप सबके सामने मेरा सर शर्म से झुकता है कि मैं आंसू बहाऊं या हंसूं कि इन्होंने क्या हालत कर दी है लॉ एंड ऑर्डर की। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सारा ऑपोजिशन और सारा विपक्ष और सारा मीडिया इनसे सवाल पूछ रहा है। इनके पास ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर कोई जवाब नहीं है, और ये सिर्फ कवर अप करने के लिए, ये सिर्फ मुद्दे को हटाने के लिए, भ्रमित करने के लिए एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात करी जा रही है। योगी जी, आप अपने दिमाग में बहुत जरूरी व्यक्ति होंगे, लेकिन आप न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जरूरी नहीं है। आपका डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश है। ये मनगढ़ंत अफवाहें फैलाना और जो आपने 19 FIR इसके बाद लॉन्च करी हैं सेडिशन चार्जेस पर, वो बंद करिए, क्योंकि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं और आपका झूठ जनता को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आपके सवालों का स्वागत है। मैं कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि स्टॉप द कवर अप। Congress party stands by its demand that Chief Minister Adityanath should be dismissed with immediate effect. The DM and every officer which has been part of this conspiracy to hush up such a brutal case of rape should be dismissed and not given any other responsibility pending investigation. Number 3, prove to the family of the victim that the body you cremated in a hurry at 2:30 AM, which you are consistently trying to justify, saying caste and communal rights and social media and all of that, that body was actually of the girl that the family wanted to cremate themselves. And Prime Minister Modi, if you have any conscience in your system or in your heart, then Adityanath should be removed immediately. And if you don't, if Prime Minister Modi does not dismiss Adityanath as the Chief Minister of Uttar Pradesh, then Prime Minister Modi is complicit, the key conspirator and the mastermind behind the Hathras case, which is unleashed more crime against women, which increases day by day, and he's guilty and complicit in encouraging such atrocious behavior on women in Uttar Pradesh. Any questions? Do you want us to reiterate the questions? हमारे कुछ सवाल और भी हैं, और आपके माध्यम से समरी जो हम लोगों ने, तीनों लोगों ने बोली। सबसे पहली बात तो यह है कि सीबीआई की घोषणा, जांच की घोषणा हुए 4 दिन हो गए हैं। इसके लिए अभी तक आधिकारिक नोटिस क्यों नहीं आया है, और क्यों यहां सुप्रीम कोर्ट आकर ढोंग रचा जा रहा है, जबकि आपके एडवोकेट जनरल ने अभी तक सूचना जारी नहीं करी है। दूसरा सवाल, अगर वाकई में सीबीआई की जांच कराने का अंदेशा है, तो एसआईटी की जांच क्यों चल रही है? क्यों 2 दिन के लिए आवागमन रोका गया?
क्यों मीडिया को रोका गया, क्यों फोन टैपिंग हुई। तीसरी बात, एसआईटी की जांच आरोपियों को बचाने के लिए, उनको बरी कराने के लिए करी जा रही है, या दोषियों को बचाने के लिए करी जा रही है, या पीड़ितों को वाकई में न्याय दिलाने के लिए करी जा रही है। चौथी बात, और ये हम, सुष्मिता जी ने भी बोला, ये हम पुरजोर तरीके से कहते हैं, सीबीआई की खुद की साख आज खतरे में है। सीबीआई सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान के लिए मोदी जी का एक हथियार बन चुकी है, एक कठपुतली बन चुकी है। इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए। एक सवाल और भी है कि पीड़ित परिवार को धमकाया डीएम साहब ने, उनके ऊपर किसका बरदहस्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर एसपी ने और उसके तमाम लोगों ने गलती करी तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? क्या निलंबन से ही काम चल जाएगा? और हम एक बात ये जरूर कहना चाहते हैं कि इन सब बातों में उलझाकर भाजपा वक्त बर्बाद क्यों कर रही है, विषाक्त क्यों फैला रही है, लगातार झूठ क्यों बोल रही है, क्यों जमीनी स्तर पे, और क्यों भाजपा की आईटी सेल इसको सवर्ण बनाम दलित, जातीय दंगे जैसी बेसिर पैर की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों मनगढ़ंत बातें और गैर जिम्मेदाराना अफवाहें फैलाई जा रही हैं? क्यों यूएस की ब्लैक लाइव्स मैटर की बातें यहां पर की जा रही हैं, जबकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है? ये हमारे सवाल हैं और मुझे आशा है कि योगी आदित्यनाथ अपनी नींद से जागेंगे, आंख की पट्टी उतारेंगे और इन सवालों का जवाब देंगे। I just gave you a summary of what the UP government is trying to sell to the people, and now they are trying to sell this to the highest court in the land. They are saying stuff like this before the Supreme Court. I just gave you examples of how sections have just been lifted from Black Lives Matter, and it is being said that this was used for Uttar Pradesh. You have not even bothered to remove NYPD. You have not even bothered to remove Black Lives Matter. You have not even bothered to remove throw your hat if you're wearing a bike. Who in India wears a hat while riding a bike? What sort of nonsense is this? I completely dismiss all of these charges because these are unsubstantiated. These are basically charges to defocus from the failures of this government and from every sort of criminal negligence that we have seen in this case. You know, Samya, I want to say one thing. Whether the rapist is linked to any organization or not, is it a justification to not do a forensic test on a girl who's found brutally injured in a khet? Who the rapist is, which organization they are connected to, does it explain why you cremated her at 2:30? So, in a nutshell, all of these are distractions for the grand cover-up of Adityanath Sarkar. That's all this is. So, we don't know, and it is not our concern. This is not about which community, which caste. This is about a women's security issue like the one that had happened in Nirbhaya. It's about a girl being brutally raped, killed, and her entire investigation and medical treatment being neglected. And we must not, as a responsible citizen and responsible members of the media, divert from that. It's a women's security issue. As the Mahila Congress President, I have absolutely no hesitation in saying I am totally against anybody being given a nomination who has been accused of any serious moral turpitude, doesn't matter what it is. And I feel that we should have a veto power against people like that. That's my view, and I've spoken about it internally in the party.
ये जिस तरह से सरकार अगर हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दे रही है तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका रुख क्या। आप देख ही रहे हैं कि हमने इसको कितने बड़े तरीके से उठाया है और इसका हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होके और एक मनुष्य होकर हम इस पे चुप भी नहीं बैठेंगे। आपने देखा है कि इस पर सिर्फ महिला कांग्रेस या उत्तर प्रदेश या एक फ्रंटल ही लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इस पर राहुल जी, प्रियंका जी, सब लोग इन्वॉल्व हैं और हम जब तक इसमें न्याय नहीं होगा आप हमको सड़कों पर ही पाएंगे। ये मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर आपको अपना वचन दे सकती हूं यहां से। थैंक यू बहुत बहुत। एक इंग्लिश स्टेटमेंट बना देंगे, क्या करेंगे, लॉक स्टॉक एंड बैरल इन हिंदी। I can't write so much. My team must be doing it, Mahila Congress. That's it, Pranav ji. थैंक यू। Thank you, Rajita. Thank you, friends. Just forward her on WhatsApp the whole thing. Where were you? I mean, imagine this is San Diego लिखा हुआ है, Phoenix लिखा हुआ है, NYPD लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, Lauren Woods, ski or swimming। यहाँ पे देखो, black people running, run with them। What sort of nonsense is this, यार? This has to end।